चलिए जी, कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे बेसिक, बिल्कुल बेसिक से चलूंगा, बिल्कुल बेसिक जो आपने जितने लेवल पर नहीं पढ़ा तो भी काम चल जाएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर दो नंबर को मिलके बनता है, पहला होता है रियल और दूसरा होता है इमेजिनरी। जो भी नंबर आपने पढ़े हैं अब तक रियल नंबर में आते हैं, जैसे रैशनल, इरेशनल, इंटीजर, ये सब रियल नंबर में आते हैं। अब ये इमेजिनरी नंबर कब आते हैं? जब भी रूट के अंदर नेगेटिव आएगा उसे बोलते हैं इमेजिनरी। ठीक है, जैसे मैं बोलूं आपसे कि मेरे पास √-9 आ गया, तो मैं इसको ब्रेक करूंगा। मैंने इसको ब्रेक किया √9 इंटू √-1। ऐसा क्यों किया मैंने? ऐसा इसलिए किया कि मुझे √9 की वैल्यू पता है, लेकिन मुझे √-1 की वैल्यू नहीं पता। तो मैंने √-1 को एक नाम दिया, इमेजिनरी का इनिशियल आई। ठीक है, तो जहां भी आपके अंदर आपके पास √-1 आएगा उसको आप आई लिख देंगे, लेकिन आई को कभी भी √-1 नहीं लिखेंगे, आई को आई ही रहने देंगे। ठीक है, ये हुआ पहला कंसेप्ट। अगर मैं इसकी स्क्वायरिंग करता हूं बोथ साइड, तो आई² की वैल्यू आ जाएगी -1 आ गई। अब सपोज करो मुझे i³ निकालना हो, तो मैं लिखूंगा i² इंटू आई² की -1 आ चुकी, तो i³ की वैल्यू आ गई -i। अब मुझे सपोज करो i4 निकालना हो, तो मैं लिखूंगा i² इंटू I² -1 इंटू -1 आ गई, ये वैल्यू आ गई i4। तो आपको ये 3 पावर याद करनी पड़ेगी। एक तो i² की वैल्यू -1, एक i³ की वैल्यू -i और एक i4 की वैल्यू 1। ठीक है जी, इसे नोट करो पहले। तो अब हमारे पास वैल्यू आ गई i² की, i³ की और i4 की। तो आपको i की कितनी बड़ी पावर भी निकालनी हो तो आपको हमेशा i की पावर 4 से स्टार्ट करना है। फिर कह रहा हूं मैं, हमेशा i की पावर 4 से ही स्टार्ट करना है, i² से नहीं करना है, i³ से नहीं करना है, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम i4। तो पहले आप i4 लिखो, अब आप 4 से इसे काटो, 4 बन जा, कितना बचा? 3, 34, 4 8 जा 32, बचा कितना? 2, 23, 4 5 जा 20, कितना बचा? 3। तो मैंने इसलिए इंटू i³ लिख दिया, क्योंकि मल्टीप्लाई पावर ऐड हो जाएगी। ठीक है, ये क्यों किया मैंने? क्योंकि ये वैल्यू तो 1 है, तो इस पूरे की वैल्यू 1 हो गई, और i³ को लिखा है पहले आपको -i, तो इसका पूरे का आंसर आ गया -i। ठीक है, अच्छा कभी कभी ऐसा होगा कि मेरा i डिनोमिनेटर में आ जाएगा, कभी कभी ऐसा होगा। मान लो ऐसे क्वेश्चन लेते हैं, मैं लिया i की पावर 25 प्लस 1/i की पावर 49, मान लो क्वेश्चन ले लिया मैंने ऐसे। ठीक है, तो मैंने सेम वही काम करना है, हमेशा i4 से ही स्टार्ट करना है, चाहे कितनी बड़ी पावर। तो मैंने इसको लिखा i की पावर 4 से काटा, 4 6 जा 24, बचा 1i। ऐसे मैंने इसको काटा 1/i की पावर 4 की पावर 12 इंटू i बचा। अब ये मेरा 1 हो गया, ये मेरा 1 हो गया, तो बचा i प्लस 1/i। अब इसके बाद दो तरीके आपके पास। पहला तरीका सिंपल एलसीएम ले लो तब भी आंसर आ जाएगा। एलसीएम का मन नहीं कर रहा आपका, तो आप केवल इसको रैशनलाइज कर लो। मैं आपको सिखा रहा ये चाह रहा हूं कि कभी भी नीचे i आएगा तो उसमें आप रैशनलाइज करेंगे, मतलब ऊपर नीचे उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो नीचे वाला i खत्म हो जाएगा। तो ये हो गया, नीचे ऊपर हो गया i प्लस i² की वैल्यू -1, तो ये हो गया i माइनस i 0 आ जाए। ठीक है, समझ आ गई? कॉपी करो। चलो अब हम बात करते हैं, अब तक हमने बात करी आयोटा की, अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की। कॉम्प्लेक्स नंबर की जो फॉर्म होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z से डिनोट करते हैं, और इसकी जो फॉर्म होती है वो होती है a प्लस i। ठीक है, इसमें जो a होता है इसे बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ z, जो जिस भी टर्म में i मल्टीप्लाई नहीं है
उसे बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ जेड, और जिस टर्म में आई मल्टीप्लाई है उसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। बट बी केयरफुल, जब हम इमेजिनरी पार्ट लिखते हैं उसमें आई नहीं आता, ठीक है, बिना आई आएगा। दूसरी बात, इसे कहते हैं कॉन्जुगेट ऑफ जेड, जेड बार। ये होता है जो आई से पहले साइन होगा वो आपका चेंज हो जाएगा, अगर ए प्लस आई भी है तो उसका कॉन्जुगेट हो जाएगा ए माइनस आई बी। एक होता है मॉडुलस जेड, ये होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी, ठीक है। अब ये सब चीजें कहां कहां मिलती हैं? ये सब चीजें मिलती हैं आर्गन प्लेन। जैसे हमारा 2 डायमेंशन प्लेन होता है, ऐसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारा आर्गन प्लेन होता है। 2 डायमेंशन प्लेन में एक होती है एक्स एक्सिस, एक होती है वाई एक्सिस। इसमें होती है एक रियल एक्सिस और एक होती है इमेजिनरी एक्सिस। तो सपोज करो मैंने लिया z को a प्लस आई बी, तो मैंने कहा a रियल पार्ट है, b इमेजिनरी पार्ट है। तो रियल पार्ट को आपने लेना है रियल एक्सिस पे यानी कि a डिस्टेंस, b को लेना है इमेजिनरी एक्सिस पे, मान लो b डिस्टेंस। तो ये पॉइंट हो गया a, b, ठीक है। जैसे हम लेते हैं सिंपल एक्स वाई 2 3। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात, यहां से लेके यहां तक इस वेक्टर को बोलते हैं a प्लस आई बी। बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए वेक्टर, ठीक है। तो वेक्टर से सबसे बड़ी बात सामने ये आई कि वेक्टर्स आर नॉट कंपेरेबल। मैं आपसे कहूं कि 101 प्लस 31 आई इज ग्रेटर देन 1 प्लस आई, क्या सही लिखा है मैंने? नहीं, सही क्यों नहीं लिखा है? बिकॉज इट शोज डायरेक्शन। डायरेक्शन कभी कंपेरेबल, मैं कहूं आपसे पूरब दिशा जो है वो पश्चिम से बड़ी है, ऐसा थोड़ी होता है। तो वेक्टर कभी भी कंपेरेबल नहीं होते हैं, ऐसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर भी कंपेरेबल नहीं है। तो मेरा ए होगी ये डिस्टेंस रियल पार्ट ऑफ जेड, बी होगा ये डिस्टेंस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। नाउ व्हाट अबाउट जेड बार, कॉन्जुगेट ऑफ बार? तो आपको क्या करना है, एक्स एक्सिस पे इमेज बनानी है कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो ये बन गया मेरा जेड बार, ठीक है। मान लो ये पॉइंट मैंने ओ मान लिया और ये पॉइंट मैंने ए मान लिया। तो मॉड जेड क्या होता है? मॉड जेड होता है ओ से लेके ए के बीच की डिस्टेंस, यानी कि यहां से लेके यहां तक की बीच की डिस्टेंस को बोलते हैं मॉडुलस जेड, ठीक है। और इस एंगल को बोलते हैं आर्गुमेंट थीटा। ये बाद में बताऊंगा आपको क्या है, पर फिलहाल ये आर्गुमेंट है। अच्छा जी, अब मैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उल्टा कर दूं, मतलब उल्टा घुमा दूं, यानी कि अगर ये z है तो ये हो जाएगा माइनस z, और ऐसे ही मैं इसको कर दूं बंद तो ये हो जाएगा माइनस के z बार। सारी बात क्लियर हुई? कोई डाउट किसी चीज में? सबसे पहले रियल पार्ट ऑफ z a हो गया, ये हो गई ये डिस्टेंस, देन इमेजिनरी पार्ट ऑफ z ये हो गई b डिस्टेंस, ये पॉइंट हो गया a, b, और ये पूरा प्लेन होता है आर्गन प्लेन। O से लेके A के बीच का वेक्टर, ओ ए वेक्टर, इसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर Z। Z इज ए वेक्टर बेसिकली, कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए वेक्टर बेसिकली, सो दैट दे आर नॉट कंपेरेबल। तो हम कभी भी दो वेक्टर को कंपेयर नहीं कर सकते। बट जो मैंने मॉडुलस निकाला है, मान लो मैं कहूं मॉड ऑफ दिस इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ दिस, ये बात सही है बिकॉज ये डिस्टेंस है, वो मैग्नीट्यूड आ गया, मतलब यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस तो बड़ी हो सकती है किसी भी चीज से, वो अलग बात है, बट वेक्टर अपने आप में कंपेरेबल नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये z बार निकाल रहा हूं तो आपको x एक्सिस के अलोंग रिफ्लेक्शन डालना है, तो वो बन जाएगा z बार। z को उल्टा करूंगा माइनस z, और z बार को उल्टा करूंगा माइनस z बार। तो ये a, ये b और ये थीटा होता है आर्गुमेंट, और o से लेके e के बीच की डिस्टेंस होती है मॉडुलस z, जो मैंने बताया आपको r, ठीक है। फटाफट नोट करो। अब हमारे पास मॉडुलस भी आ गया और आर्गुमेंट पता चल गया क्या चीज होती है। अब बात करते हैं पोलर रिप्रेजेंटेशन, पोलर फॉर्म। हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और वो होती है r cos थीटा प्लस i sin थीटा, दैट इज कॉल्ड पोलर फॉर्म, ठीक है। मैंने आपको i निकालना r तो निकालना बता दिया, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और हम थीटा निकालते हैं tan इनवर्स अंडर रूट x अपॉन वाई। जिनको इनवर्स समझ में नहीं आता है कोई बात नहीं, तो tan थीटा इज इक्वल टू मॉड x अपॉन वाई, इससे मेरी tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद हम चेक करेंगे कि हमारा
साइन और कॉस अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो थीटा एज इट इज, अगर साइन पॉजिटिव है कॉस नेगेटिव है तो पाई माइनस थीटा, साइन भी नेगेटिव है कॉस भी नेगेटिव है तो माइनस पाई प्लस थीटा, और अगर साइन नेगेटिव है कॉस पॉजिटिव है तो माइनस थीटा। ये आपको आर्गुमेंट निकालने में ऐड करना है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मैंने एक z ले लिया √3 माइनस आई, ठीक है, तो इसमें बच्चों a कितना है √3, b कितना है -1, बी केयरफुल, हमें मतलब वो भी लेते हैं। तो मेरा a हो गया √3 और b हो गया -1, तो पहले r निकाला, वो आ गया 3 + 1 यानी कि 2 आ गया, सिंपल आ गया, आराम से आ गया। नाउ व्हाट अबाउट tan थीटा, tan थीटा आ गया -1/√3 यानी कि 1/√3 यानी कि एंगल आ गया π/6। लेकिन उसके बाद मैं चेक करूंगा कि मेरा cos पॉजिटिव है, cos होता है जो रियल पार्ट होता है, दैट इज cos, क्योंकि हमने रियल पार्ट को cos लिखा हुआ है, तो जो रियल पार्ट है वो हमारा पॉजिटिव है, इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव है, यानी cos पॉजिटिव है और sin नेगेटिव है। ऐसा कहां होता है, ऐसा होता है यहाँ पे, और मैं आर्गुमेंट क्या लूंगा फिर -π/6, तो मेरा आर्गुमेंट आ जाएगा -π/6। अब मैं r की और आर्गुमेंट की वैल्यू पुट कर दूंगा यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड माय पोलर फॉर्म, इट मींस 2 cos -π/6 प्लस i sin -π/6। और ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है हमने कि cos अपना माइनस खा जाता है बट sin का माइनस बाहर आ जाता है, तो इट कैन बी रिटन एज cos π/6 माइनस i sin π/6। इसे बोलते हैं पोलर फॉर्म निकालने का तरीका। ठीक है जी, कुछ समझ में आया, पूरा नहीं आया, एक और करेंगे फिर समझ आएगा, इसे कॉपी करेंगे। अरे एक मिस्टेक हो गई है, जो हमारा tan थीटा होता है वो x/y नहीं होता है, y/x होता है, तो मैंने यहाँ पे एक्चुअली y/x ही रखा था, तो बाय मिस्टेक यहाँ पे लिखा गया, गलती है, तो y/x होता है। तो एक एग्जांपल और ले लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए। मान लीजिए मेरे पास z है -1 - i और मुझे निकालनी है इसकी पोलर फॉर्म, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। a कितना हुआ b कितना हुआ तो a हो गया -1, b हो गया -1, पहली बात हो गई। नाउ फर्स्ट चीज, सेकंड चीज निकालनी है मैं r की वैल्यू, r आ गया मेरा √-1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर √2 मेरा r आ गया। उसके बाद निकाला मैंने tan थीटा, tan थीटा आ गया मेरा मॉड के अंदर y/x यानी कि 1 आ गया, और 1 होता है π/4 पे, ये मुझे पता है। लेकिन मेरा cos भी नेगेटिव है और sin भी नेगेटिव है, ऐसा होता है कहाँ, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड में हमारा होता है -π प्लस थीटा, सो माय आर्गुमेंट इज इक्वल टू -π प्लस π/4, इट मींस माइनस के 3π। तो मेरे पास r भी आ गया, थीटा भी आ गया, दोनों वैल्यूज मैंने पुट कर दी, तो ये आ गया √2 cos -3π/4 प्लस i sin -3π/4, ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, समझ आ गया, कोई डाउट तो नहीं है? cos अपना माइनस खा जाएगा, sin अपना माइनस आ जाएगा, तो ये आ जाएगा r cos 3π/4 माइनस i sin 3π/4, दैट्स ऑल। r मतलब √2। हाँ जी बताइए, कोई डाउट है आपको?